4 चुनावों में समाजवादी पार्टी की करारी हार हुई है। तो समाजवादी पार्टी ने आज तक ये नहीं बताया है कि वो क्या करने जा रही है। जैसा कि ओम प्रकाश राजभर ने जून में आजमगढ़ के चुनाव में समाजवादी पार्टी की हार के बाद कहा था कि अखिलेश यादव एसी छोड़ के बाहर नहीं निकले, इसलिए वो चुनाव हार गए। अखिलेश यादव के कार्यकाल में तो बिल्कुल भी नहीं अपनाई गई है। वो लगातार एक वन मैन शो पार्टी करना चाहते हैं। वो जिसको चाहे पिया, जिसको चाहे सुहागन वही है, ऐसी परिभाषा स्थापित करना चाह रहे हैं। देखिए 2024 का जो रोड मैप होगा उसमें तो बीजेपी के खिलाफ एक गठबंधन बनने की संभावना उत्तर प्रदेश में बनी हुई है। गलतियों से आदमी सीखता है। मुझे लगता है कि लर्निंग प्रोसेस से आगे निकलकर अखिलेश को सीख जरूर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक मिश्रा, आप देख रहे हैं यूपी तक। यूपी तक में आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के हुए राज्य अधिवेशन की। लगातार उत्तर प्रदेश में एक विपक्ष की बड़ी भूमिका के तौर पर अखिलेश यादव अपने संगठन के साथ में सरकार को चुनौती देने का काम कर रहे हैं। लेकिन इस बार के इस अधिवेशन में एक बार फिर से नरेश उत्तम प्रदेश अध्यक्ष चुने गए और कल होने वाली जिस तरीके से दूसरी जो अधिवेशन होगा, राष्ट्रीय अधिवेशन, उसमें पूरी कवायद है कि अखिलेश यादव एक बार फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर फिर से सामने आएंगे। लेकिन इस अधिवेशन के राजनीतिक तौर पे क्या मायने हैं? क्या 2024 के पहले इस अधिवेशन के जरिए अखिलेश यादव सियासी समीकरणों को साधना चाहते हैं, या फिर लगातार यूपी में बीजेपी के सामने विफल हो रही समाजवादी पार्टी अब संगठन को कैसे खड़ा करेगी? इन तमाम सवालों के साथ में आज हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकारों का एक पैनल जुड़ा है। उनके साथ चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इस समाजवादी पार्टी के अधिवेशन के आखिर क्या मायने हैं। चलिए शुरुआत करें, उससे पहले मैं आपका तारुफ करा देता हूं हमारे आज के पत्रकारों के पैनल के साथ में। हमारे साथ कौन कौन जुड़ेगा? सबसे पहले हमारे साथ में जुड़ने जा रहे हैं आज सीधे तौर पर वीरेंद्र नाथ भट्ट जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक मामलों पर पूरी पकड़ रखते हैं। ये हमारे साथ चर्चा में जुड़ेंगे। हमारे साथ में मौजूद है रतिभान त्रिपाठी जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये भी अपनी बात रखेंगे, किस तरीके से समाजवादी पार्टी का आकलन कर रहे हैं। हमारे साथ में प्रदीप कपूर जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार ये भी हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं और सीधे तौर पर लगातार विपक्ष के हर एक मूव को देखते रहते हैं। और हमारे साथ में विजय उपाध्याय जी हैं, यूपी तक पर एक चेहरा है, लगातार आपसे जुड़ते रहते हैं और आज हमारे साथ इस चर्चा में ये भी अपनी बात रखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सवाल सर मैं आपके साथ ही करना चाहता हूँ, आज के इस अधिवेशन को किस तरीके से आप देख रहे हैं? 2024 के पहले की एक्सरसाइज के तौर पर देखें तो समाजवादी पार्टी आपको कहां दिखाई देती है? समाजवादी पार्टी को कम से कम आज ये इस पर संदेश देना चाहिए कि वो 2024 के लिए उसका पॉलिटिकल एजेंडा क्या होगा, और वो धरातल पे ग्रास रूट लेवल पे पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन यानी राजनीतिक गोलबंदी के लिए क्या करने जा रही है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 8 साल में यूपी की राजनीति को मथा है और जिस तरीके से अति पिछड़ी जातियों में अपनी पैठ बनाई है और हिंदुत्व के एजेंडा का विस्तार करते हुए और विकास की, वेलफेयर की योजनाओं के साथ उसने दलित पिछड़ी जातियों में जो अपनी पैठ बनाई है, उसको काउंटर के लिए समाजवादी पार्टी क्या करने जा रही है, ऐसा मेरा विचार है कि कुछ इस पे संदेश निकलेगा। 2014 का लोकसभा चुनाव, 2017 का विधानसभा चुनाव, 2019 का लोकसभा चुनाव और 2022 का यूपी विधानसभा चुनाव, 4 चुनावों में समाजवादी पार्टी की करारी हार हुई है। तो समाजवादी पार्टी ने आज तक ये नहीं बताया है कि वो क्या करने जा रही है, और अपने काडर को मोबिलाइज करने के लिए और यूपी का जो पॉलिटिकल नैरेटिव है उसके ऊपर जो भारतीय जनता पार्टी का पिछले 8 साल से जो एकाधिकार है, यूपी के पॉलिटिकल नैरेटिव के ऊपर वो अपना प्रभाव किस तरीके से वापस लाने की उसकी योजना है। और यूपी की जो आने वाले दिनों की राजनीति है वो इस बात पे तय करेगी कि स्टेट का पॉलिटिकल नैरेटिव कौन कंट्रोल करता है। यादव के भाषण में कोई इस बात की झलक दिखी जो उन्होंने आज बात की है? आपको लगा कि कहीं ना कहीं वो एक जमीन तैयार करने का आह्वान लग रहा था? उनका भाषण तो ये तो उनका प्राथमिक भाषण था और उनका कल शाम को जो है ये उनका वैलिडिटी एड्रेस होगा। और मेरा विचार है कि सारे जो राजनीतिक और आर्थिक प्रस्ताव पे चर्चा होगी उसके और उससे जो बात उभर के आएगी, तो उन सारी बातों का उनके कल के भाषण में उसका समावेश होगा और उस पर बात निकल के आएगी।
अखिलेश यादव को ये ध्यान में की समस्या ये है कि वो एक क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी हैं, लेकिन उनका बिहेवियर ऐसा है जो उनका ओवरऑल जो उनका जो पूरा जो एटीट्यूड है पूरी पार्टी का, जैसे कि वो एक राष्ट्रीय पार्टी हैं और वो राष्ट्र का एजेंडा सेट करने की क्षमता रखते हैं, ऐसा वो है नहीं। समाजवादी पार्टी को जो मूल रूप से जो फोकस रखना चाहिए था किसानों के ऊपर, एग्रीकल्चर के इश्यूज पर, हमने जो पिछले 6 साल में 2017 में यूपी में बीजेपी गवर्नमेंट बनने के बाद देखा है, उनका फोकस केवल ये रहा है कि ये सड़क हमने बनवाई थी, ये लोक भवन हमने बनवाया, लगाना भाई अपना क्रेडिट लेने की और केवल श्रेय लेने के युद्ध में वो उलझे हैं। और जैसा कि ओम प्रकाश राजभर ने जून में आजमगढ़ के चुनाव में समाजवादी पार्टी की हार के बाद कहा था कि अखिलेश यादव एसी छोड़ के बाहर नहीं निकले, इसलिए वो चुनाव हार गए। तो अखिलेश यादव के सामने ये बहुत बड़ी चुनौती है राजनीतिक गोलबंदी करने के लिए, यूपी के नैरेटिव में अपना एक प्रभावी स्थान बनाने के लिए, आपको गोलबंदी करने के लिए गांव-गांव जिले-जिले की जरूरत है, बिल्कुल होगा, घर के बाहर निकलना होगा। लखनऊ बैठ के पॉलिटिक्स नहीं हो सकती है। जो अखिलेश यादव इस बार की विधानसभा सत्र में सरकार को 5 दिन घेरने की कवायद में थे। रतिवान सर, आपसे जानना चाहता हूं कि आप अमूमन देखा जाता है चुनाव हारते हैं तो कार्यकारिणी बदल जाती है, प्रदेश अध्यक्ष इस्तीफा दे देता है या उन्हें बदल दिया जाता है। यहाँ तो दोबारा वही पारी में नरेशोत्तम फिर से चुन लिए जाते हैं और कल पूरी कवायद है कि अखिलेश यादव ही होंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष। आपको लगता है कोई परिवर्तन, अमूल चूक आपको दिख रहा है या एक तरीके का बस औपचारिकता? अभिषेक जी, असल बात तो यही है, पार्टी के भीतर आंतरिक लोकतंत्र, जो आंतरिक लोकतंत्र की बात कही जाती है किसी भी राजनीतिक पार्टी में, तो समाजवादी पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र दिखना चाहिए। अखिलेश यादव को इस बारे में कोई न कोई एजेंडा तय करना पड़ेगा। खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे, खुद फिर अपने ही सिग्नेचर से नरेशोत्तम पटेल को, उन्होंने पटेल की परिभाषा भी दे दी और नरेशोत्तम उनका मूल नाम है, और उन्होंने उनकी पहचान दिखाने के लिए पटेल भी नाम जोड़ दिया कि शायद उत्तम से, तो ऐसे एक व्यक्ति को खुद ही सिग्नेचर से और उसको बना दिया जाए, ये कौन सा वो है? मुझे नहीं लगता है कि वो समाजवादी पार्टी लोकतांत्रिक एजेंडा सेट कर पा रही है। असल चुनौती तो उसको सबसे बड़ी यही कि जिस तरह से अभी देखिए इस समय पूरे देश में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर जिस तरह से हो हल्ला मचा हुआ है, कौन नॉमिनेशन करेगा, कैसे क्या करेगा, समाजवादी पार्टी के गठन के बाद से ही इस तरह की प्रक्रिया शायद ही कभी अपनाई गई हो, और इधर अखिलेश यादव के कार्यकाल में तो बिल्कुल भी नहीं अपनाई गई है। वो लगातार एक वन मैन शो पार्टी करना चाहते हैं, वो जिसको चाहे पिया जिसको चाहे सुहागन वही है, ऐसी परिभाषा स्थापित करना चाह रहे हैं। ऐसे में जब पार्टी का आंतरिक लोकतंत्र ही नहीं होगा तो बाहर लोकतंत्र की बात कैसे उससे उम्मीद की जा सकती है? फिर भी अखिलेश यादव अगर ऐसा प्रयास कर रहे हैं तो ठीक है, पर उन्हें असल बात उन्हें ये तय करना पड़ेगा, समाजवादी पार्टी किसी जाति विशेष की पार्टी नहीं है, ये सभी वर्गों की, सभी जातियों की पार्टी से उभर पाई है पार्टी अभी तक जो देखने को मिला है कुल अभी तक यही है कि वो कुछ एक लिमिटेड लोगों की पार्टी है, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने उसका फायदा उठाया है अति पिछड़ा वर्ग का मुद्दा उठाकर। अगर उन्होंने समाज के पिछड़े वर्ग के ही सभी लोगों को जोड़ने की कोशिश की होती तो शायद भारतीय जनता पार्टी का ये मुद्दा डिफ्यूज कर गया होता कि अति पिछड़ा वर्ग को क्यों नहीं कुछ मिला। बिल्कुल, मुझे लगता है पिछड़े को डेंट करने में बीजेपी कामयाब रही और उसका नुकसान सपा देख रही है। प्रदीप सर, आपको क्या लगता है जिस तरीके से समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव का आज कद है, जो रोग थे, जो रोड़े थे, वो तो धीरे धीरे बाहर होते चले गए। आज चाचा शिवपाल खुद पैदल हैं, सवाल करते रहते हैं, जवाब मिलता नहीं है। जो पिताजी हैं वो पूरी तरीके से अब एक तस्वीर से बाहर हो चुके हैं। क्या समाजवादी पार्टी का 2024 की चुनौती को देखते हुए यह अधिवेशन और तमाम तरह के परिवर्तन अगर होते हैं तो आपको लगता है कि सही ट्रैक पर पार्टी जा रही है या कहां भटक रही है? देखिए, सब बहुत बड़ा चैलेंज है अखिलेश यादव के सामने 2024 का चुनाव, और उस चुनाव में किस तरीके से अपना नैरेटिव सेट करते हैं, किस तरह से जनता के बीच में जाते हैं, किस तरह के मुद्दे उठाते हैं, वो ज़्यादा ज़रूरी है। और जनता के बीच में किस तरीके से वो मूव करते हैं। जो एक आरोप लगता है उनके ऊपर कि वो घर पे रहते हैं, वो एक उनको अपना नैरेटिव चेंज करना पड़ेगा, जनता के बीच में जाना पड़ेगा। जिस तरीके से राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और उनको जन समर्थन मिल रहा है, उनको ये भी समझना चाहिए कि किस तरीके से ये जो क्या कहते हैं साउथ में भी जो है जगन और जगन के पिताजी किस तरीके से पदयात्रा की और उसके बाद वो सत्ता में आए। इनके पिता जो है क्या कहते हैं, मुझे याद है क्रांति रथ
पे निकल के क्रांतिकारी मोर्चा बना था और उसमें किस तरीके से पूरे प्रदेश में माहौल बना था उनके पक्ष में, और मुलायम सिंह यादव सत्ता में आए। तो जनता के बीच में जाना पड़ेगा, पदयात्रा करनी पड़ेगी, जनता से जुड़ना पड़ेगा, जनता के इशूज को लेके सड़क पे आना पड़ेगा। आक्रामकता दिखाई दी थी कि वो केवल औपचारिकता? नहीं, वो तो दिखाई दी थी, लेकिन जनता के बीच में जाना पड़ेगा। विधानसभा की बात अलग है, जनता के बीच में जाना अलग है। जब तक जनता के बीच में नहीं जाएंगे तब तक 2024 में बहुत बड़ी चुनौती है। और सबको साथ लेके, हमें याद है कि मुलायम सिंह यादव जिस तरीके से विभिन्न जातियों के बड़े बड़े नेताओं को साथ लेके चलते थे, तो वो जरूरी है कि अखिलेश यादव को भी समाज के हर वर्ग को जोड़ने की पूरी कवायद करनी पड़ेगी, जोड़नी पड़ेगी। और ख़ास बात यह है कि इस बार जिस तरीके से मुस्लिम ने 80% मुस्लिम ने सपोर्ट किया था, तो लेकिन ये बात ज़रूर है कि 46 से 111 पे पहुँचे, वोट परसेंटेज भी बढ़ा, लेकिन उसको और बेहतर करने के लिए आपको सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा, बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा। मामलों में तो अखिलेश यादव ज्यादा बोलते भी नहीं। हाँ, बोलते भी नहीं है। तो मतलब भाई देखिए, अगर आपको कोई सपोर्ट कर रहा है तो उसके लिए लड़ाई भी लड़नी पड़ेगी, बोलना भी पड़ेगा। उसमें ये परहेज नहीं करना चाहिए कि हम नहीं बोलें। और जो भी समाज का वर्ग आपके साथ जुड़ रहा है उसके लिए संघर्ष करना है, सबको साथ लेकर चलें और नैरेटिव चेंज करें। जैसा कि अभी जो कहा रति बहन जी कह रहे थे, भट्ट जी भी कह रहे थे कि भाई ये हमने ये बनाया, इससे जनता को कोई मतलब नहीं क्या बनाया क्या नहीं बना, वो तो इससे उभरना होगा, उससे उभरना पड़ेगा। विजय सर, आपसे मैं जानना चाह रहा था कि जिस तरीके से गठबंधन को बनाने की अखिलेश यादव ने कवायद की थी, 2019 में मायावती के साथ आए, जो कभी हो नहीं सकता था, वो भी हो गया, लेकिन वो बाद में फेल हो गया तो पीछे हो गए। 2022 के अभी हाल के चुनाव में जो एक गुलदस्ता बनाने की बात हो रही थी, उसमें ओपी राजभर भी थे, उसमें केशव देव मौर्य भी थे, उनके साथ में अनुप्रिया पटेल की मां भी थी। धीरे धीरे करके सब बाहर होते नजर आ रहे हैं। ओपी राजभर खुल के कह रहे हैं जो गठबंधन की कवायद थी 24 में गठबंधन को साथ लेने की स्थिति अब अखिलेश यादव की दिख रही है, और इस अधिवेशन से अगर जोड़ें तो कोई तैयारी आपको नजर आती है? देखिए, 2024 का जो रोड मैप होगा उसमें तो बीजेपी के खिलाफ एक गठबंधन बनने की संभावना उत्तर प्रदेश में बनी हुई है, जिसमें कांग्रेस भी हो सकती है, बसपा भी हो सकती है, समाजवादी पार्टी भी हो सकती है, आरएलडी और बाद में और जो छोटी पार्टियां हैं वो भी हो सकती हैं। कोई बहुत आश्चर्य नहीं कि अगर इस तरह की कोई गोलबंदी हो और उसमें ओम प्रकाश राजभर वापस ना आ जाए। हालांकि ओम प्रकाश राजभर का जो लोकसभा में जो उनका लोकसभा सीटों पर उनका जो असर है, वो असर मेरे हिसाब से पॉलिटिकल उतना स्ट्रांग नहीं है। लेकिन जो मुख्य बात है कि समाजवादी पार्टी में जो राजनीति है वो सेकुलर बनाम कम्युनल हो गई है। अब पार्टी अपने जो ट्रेडिशनल उसकी आइडियोलॉजी है, थॉट प्रोसेस है, उसमें सेकुलर और कम्युनल के बीच में वो एक लाइन खींच के पॉलिटिक्स करने की कोशिश करती है। वो हमेशा बचने की कोशिश करती है कि उसके ऊपर ये आरोप भी न लग जाए कि प्रो माइनॉरिटी बहुत ज्यादा है। सर, इस कार्यकर्ता सम्मेलन और इस अधिवेशन के जरिए क्या वो जान फूंकने की कवायद आपको नजर आ रही है कि औपचारिकता ही चल रही है? देखिए, इस औपचारिकता के बहाने भी कुछ न कुछ तो जान उसमें लौटेगी और कुछ न कुछ नई बातों पे डिस्कशन होगा। और लंबे अरसे बाद समाजवादी पार्टी के लोग एक साथ बैठे हैं, करीब 5 साल के बाद ये लोग बैठे हैं। तो ये 5 साल का दौर बहुत लंबा है और बहुत सी बड़ी घटनाएं हुई हैं। 19 हुआ है, इसमें 22 हुआ है, अब 24 उनके सामने है। तो कुछ तो बातें होंगी, जो वो बातें भी होंगी जो मुझे लगता है कि जो वो पब्लिक के बीच में नहीं कहना चाहते हैं, वो तो कम से कम पार्टी फोरम में जरूर उस पर डिस्कशन होगा। आज लोहिया की भी चर्चा वहाँ हुई, प्रदेश सरकार के कामों की भी चर्चा हुई, उन्होंने अपने काम की चर्चा जो हमेशा करते हैं उसकी भी चर्चा की है। लेकिन जो रास्ता है उत्तर प्रदेश में कि बीजेपी के मुकाबले आप मजबूत कैसे अपने को साबित करेंगे, सारी जो आप जिन मुद्दों को उन्होंने आज उठाया है, अपने जो प्रस्ताव पेश किया, सामाजिक प्रस्ताव, उत्तर प्रदेश का राजनीतिक प्रस्ताव में जो मुद्दे मैंने देखे हैं उसमें बहुत ही परंपरागत तरीके से चीजें झलक के आ रही हैं। उसमें कोई नयापन नहीं चला रहा, वही उसी पे है, ज्यादा उसमें कुछ वेरिएशन नजर, उसमें वेरिएशन है ही नहीं, ज्यादा कुछ की भी संभावना नहीं है। वो तो बहुत ही परंपरा का पालन करते हुए 5 साल पुराने आइडियोलॉजी के हिसाब से या 5 साल पुराने की परिस्थितियों के हिसाब से उन्होंने उसको एज इट इज रख दिया है उस प्रस्ताव को। लेकिन उस प्रस्ताव को नए मिजाज के सामने रखना चाहिए। आप 21वीं सदी के 22वें साल में आप अपना सम्मेलन कर रहे हैं और आज का दौर ऐसा है कि आपको अपने स्मार्टफोन को हर महीने अपडेट करना पड़ता है, उसका सॉफ्टवेयर अपडेट होता है, अपडेट नहीं हो पा रही, पार्टी अपडेट नहीं हो पा रही है। ये एक बड़ी समस्या है। वीरेंद्र सर, आपको लगता है, आखिरी सवाल चूंकि समय कम है, आप इसके आगे पार्टी बढ़ पाएगी, औपचारिकता के आगे बढ़ पाएगी, काडर को एक कर पाएगी, कार्यकर्ता जो खो रहा था यहाँ वहां जा रहा था कर पाएगी, या अभी भी उस बात का आकलन नहीं है पार्टी? समाजवादी पार्टी अपने स्थापना काल से जिस बात का दावा करती आई है कि हम संघर्ष से पार्टी
हमारी बनी है। हम संघर्ष से यहाँ तक पहुंचे हैं। अगर समाजवादी पार्टी अपनी इसी बात पर कायम रहती है, संघर्ष यानी पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, यानी घर से निकलना, अगर अपने इतिहास पे वो कायम रहते हैं तो निश्चित ही समाजवादी पार्टी के अंदर एक नई ताकत का संचार होगा और समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को 2022 के असेंबली चुनाव के तरीके से चुनौती देती हुई साफ तौर पे दिखाई पड़ेगी। लेकिन सारा दारोमदार इस बात पे है कि समाजवादी पार्टी कितना परिश्रम करने को तैयार है। वो बड़ी चीज होगी। रतिबान जी, आपको लगता है कि अखिलेश यादव कमरे से बाहर निकलेंगे? ठीक है, अधिवेशन हो रहा है लेकिन ज्यादा समय नहीं है। राहुल गांधी जो पदयात्रा दक्षिण से निकाल रहे हैं, क्या उत्तर प्रदेश में अब यात्रा और उत्तर प्रदेश के मुद्दों को लेकर जनता में जाना अब हाई टाइम है कि अखिलेश निकले? देखिए, समाजवाद असल में लोकतंत्र का ही दूसरा नाम है। वहाँ असल लोकतंत्र समाजवाद में होता रहा है। वो पिछले 30 सालों में बहुत कम हुआ है और अखिलेश यादव के कालखंड में और कम हुआ है। तो समाजवाद का यानी लोकतंत्र को हासिल करने के लिए, जनोपयोगी पार्टी बनने के लिए, जनता की पार्टी बनने के लिए समाजवादी पार्टी को के अध्यक्ष को पब्लिक में निकलना ही होगा। अगर वो ऐसा कर पाएंगे तो कुछ हासिल जरूर करेंगे, मुझे ऐसा लगता है। प्रदीप सर, आपको लगता है क्या 2024 के फॉर्मूले को अखिलेश पहचान पा रहे हैं जिस तरीके की मौजूदा स्थितियां हैं और बीजेपी से सीधी चुनौती है, बिखरा हुआ विपक्ष है कि जिस तरीके से उन्होंने विधानसभा में सरकार को घेरने की कोशिश की है, तो उनको भी मुझे लगता है कि ये समझ में आ गया है कि जो विकल्प है वो जनता के बीच में जाके पदयात्रा करना है, लोगों के बीच में जाना है। तभी जो है उनको 2024 में एक विपक्ष, भाई देखिए सबसे बड़ी पार्टी है, सारा दारोमदार उन्हीं पे है, साथ में उनको ये भी जिम्मेदारी है कि सारे विपक्ष को साथ लेके चलें। जैसा हमारे विजय उपाध्याय जी अभी कह रहे थे कि भाई ये गोलबंदी भी करनी पड़ेगी, गठबंधन भी करने पड़ेंगे और एक माहौल बनाना पड़ेगा, एक बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा, क्योंकि लीडर अपोजिशन भी है तो बड़ी पार्टी भी है, तो एक बड़ा दिल दिखा के सबको साथ लेके चल के जनता के बीच में जाके जनता को साथ लेके जब चलेंगे तो 2024 में बीजेपी को एक चुनौती दिखाई देगी। बिल्कुल। क्या विपक्ष को, विजय जी, आप देखते हैं एक साथ करने की कवायद में अखिलेश यादव फिलहाल जहां खड़े हैं वहां दिख रहे हैं या अभी मेहनत करना बाकी है 24 के लिहाज से? नहीं, इसलिए बीजेपी इतनी ज़्यादा मेहनत करती है, उसके मुकाबले इनको कम से कम 20% ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। 24/7 पॉलिटिक्स करनी पड़ेगी, आपको पब्लिक के बीच में रहना पड़ेगा, आपको अपने कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों को उनको रणनीति समझाना पड़ेगा, क्योंकि अध्ययन अध्यापन दोनों समाजवादी पार्टी में कम हो गया है। अगर रत्नों से घिरे होने का जो आरोप लगता है उससे बाहर निकल पा रहे हैं? देखिए, गलतियों से आदमी सीखता है। मुझे लगता है कि लर्निंग प्रोसेस से आगे निकलकर अखिलेश कुछ सीख जरूर रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने विधानसभा से अचानक पदयात्रा करके अपने कार्यालय तक गए, भले ही कार्यालय तक गए, लेकिन उन्होंने एक संदेश दिया, मुद्दे अच्छे थे। यही एक आरोप समाजवादी पार्टी के भीतर से भी लगता है कि जो उनकी कोठरी है, वो कोठरी से उनको बाहर निकलना चाहिए, तभी पब्लिक की बात समझ पाएंगे। साफ तौर पर ये पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है और सीधे तौर पर जो बातें निकल के सामने आ रही वो यही है कि समाजवादी पार्टी अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति में विपक्ष के तौर पर प्रासंगिक रहते हुए चुनौती देना चाहती है तो सम्मेलन के आगे, अधिवेशन के आगे जनता के साथ जुड़ना होगा, उनके मुद्दों को सड़क पर ले जाना होगा। हालांकि विपक्ष के तौर पर अखिलेश यादव ने विधानसभा के मॉनसून सत्र में जो गर्मी दिखाई, कहीं ना कहीं आने वाले 1 साल तक उसकी तासीर बनी रहे, इस काम में लगना होगा और कहीं ना कहीं इस अधिवेशन के साथ भले ही प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो जाए, लेकिन उत्तर प्रदेश की सियासत में चुनौती देने के काम के लिए लगातार परिश्रम करना ही समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ा विकल्प के तौर पर ही नजर आता है। लखनऊ से कैमरामैन गौरव के साथ अभिषेक मिश्रा, यूपी तक।